नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारा ये चैनल आप लोगों को एनसीईआरटी की कंटेंट हिंदी में अवेलेबल करवाता है। उसी क्रम में दोस्तों हमारी ज्योग्राफी चल रही थी एनसीईआरटी क्लास 8th की। उस क्रम में आज हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है खनिज और शक्ति शक्ति संसाधन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के अध्याय की ओर। देखिए दोस्तों, खनिज खनिज क्या होता है? तो देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं दोस्तों जो आसानी से नहीं मिलते, जैसे कि आर्कटिक महासागरीय संस्तर में और अंटार्कटिका में। देखिए दोस्तों, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। थोड़ा सा ऊपर के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर खनिज कुदरती तौर पर बनते हैं। ये आमतौर पर अकार्बनिक जो शेष होते हैं यानी जीवन से उत्पन्न होते हैं, जैसे लोहा हुआ, कोयला हुआ, तांबा हुआ आदि। हर खनिज की विशिष्ट रासायनिक बनावट होती है दोस्तों। अब आपका यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से नहीं मिलते, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। तो बता दूं दोस्तों, आर्कटिक महासागर संस्तर में तांबा, निकेल, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, फॉस्फेट, बॉक्साइट, हीरा, लोहस्क और सोना जैसे खनिज का भंडार पाए जाते हैं जिनका दोहन किया जाता है। दोस्तों इसके विपरीत यहाँ पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कहा गया है उसके बारे में बता देता हूँ। अंटार्कटिका में भी आपके कोयला के, लोहस्क के, तेल के, तांबे के, सोने के खनिज हैं। लेकिन दोस्तों पर्यावरणीय कंडीशन के कारण या एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल के कारण इन पर अभी खनन की अनुमति नहीं है और भविष्य में भी इनका दोहन करना बेहद महंगा और कठिन है। अगला पॉइंट देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। देखिए दोस्तों, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक वातावरणों में विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, जिनमें पिघली हुई चट्टानों का ठंडा होना शामिल होता है दोस्तों, बाष्पीकरण और ऊष्मा और दबाव से पहले से मौजूद खनिजों में परिवर्तन की क्रिया भी शामिल होती है, जैसे कि दोस्तों कोयले से हीरे का बनना। अगला पॉइंट देखते हैं, वे किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ही निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग हुआ, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण यथा बेलता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक गुण से तात्पर्य है भौतिक गुणों में दोस्तों रंग आ जाता है, धारियाँ आ जाती हैं, कठोरता आ जाती है, चमक, घनत्व आ जाता है, क्रिस्टल का रूप आ जाता है और चुंबकीय गुण शामिल हैं। ये गुण दोस्तों खनिजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और खनिज की रासायनिक संरचना और आंतरिक परमाणविक संरचना पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, खनिजों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। देखिए, संरचना के आधार पर खनिजों को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है, धात्विक और अधात्विक खनिज। अगर अधात्विक खनिजों की बात करें तो दोस्तों धात्विक खनिज वो होते हैं दोस्तों जिनमें लोहा पाया जाता है, और अधात्विक खनिज वो होते हैं दोस्तों जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। और देखिए दोस्तों, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। और देखिए, धातु कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचारित करती हैं, जिनमें द्वितीय चमक की विशेषता होती है। दोस्तों धात्विक खनिज के अंतर्गत आपका लोहस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आ जाता है। धात्विक खनिज भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लोह और अलोह। देखिए, यहाँ मैंने समझाने के लिए चित्र लगाया। खनिज को दो पार्टों में बांटा गया, धात्विक जो लोहे के होते हैं जो जिनमें लोहा शामिल होता है, और अधात्विक जिनमें लोहा शामिल नहीं होता। और धात्विक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, लोह और अलोह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब देखिए धात्विक खनिज के दो पार्ट थे, लोह और अलोह। तो देखिए, लोह में क्या आता है? लोहस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। क्रोमाइट में दोस्तों लोहा भी इसके अंतर्गत आता है। और अलोह खनिज, इसमें लोहा नहीं होता, किंतु दोस्तों सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा या शीशा हो सकता है। अब दोस्तों लोहे के बारे में तो आप जनरली समझते ही हैं, परंतु यहाँ पर एक चीज़ और दी गई, क्रोमाइट में लोहा। तो दोस्तों क्रोमाइट एक खनिज है जो लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, जिसे शुद्ध करने पर ही लोहा प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं शैल। अब दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे शैल क्या होता है। देखिए दोस्तों, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह या समूहन शैल कहलाता है। साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए, पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट से जो बनने वाले खनिजों की कोई भी प्राकृतिक पिंड यानी कि एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर, चट्टाननुमा स्ट्रक्चर को शैल कहते हैं।
ये कठोर या कोमल हो सकते हैं, और ये दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से बनते हैं। या ये कह सकते हैं कि शैल खनिज कोई विशेष प्रकार का खनिज नहीं है, बल्कि ये उन खनिजों को कहते हैं जो शैल चट्टानों का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अयस्क क्या होता है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयस्क कहलाते हैं। और थोड़ा अयस्क को भी साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। वे प्राकृतिक चट्टान या तलछट होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक मूल्यवान खनिज हों, विशेष रूप से धातु हैं। इनकी जो इतनी अधिक मात्रा में होती हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से प्रॉफिटेबल तरीके से निकाला जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 1000 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती दोस्तों, जैसे चूना पत्थर होता है, अबरक होता है, जिप्सम होता है। देखिए, खनिज ईंधन भी कोयला और पेट्रोलियम, ये भी आपके अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित करना यानी कि निकाला जाता है। देखिए, खनिजों का निष्कर्षण यानी कि निकालने की क्या विधि है? एक तो दोस्तों खनन के द्वारा निकालते हैं, प्रवेदन द्वारा निकालते हैं, आखनन के द्वारा निकालते हैं। खनन के भी दो प्रकार हैं दोस्तों, विवृत खनन और कूपकी खनन। देखिए दोस्तों, खनन क्या है? खनन क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब देखिए, प्रवेदन क्या है? देखिए, पेट्रोल हुआ आपका, प्राकृतिक गैस हुआ, वो जमीन के नीचे काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आखनन क्या है दोस्तों? आखनन सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है, यानी कि भूमि पर कुछ ही दूरी पर या कुछ ही दूरी के क्षेत्र में आसानी से जिन खनिजों को खोद कर निकाला जाता है, उस क्रिया को आखनन कहते हैं। देखिए, अपतट से तेल का प्रबंधन किया जा रहा है, यानी कि तेल निकाला जा रहा है। अब देखिए, खनिजों का वितरण, यानी खनिजों का वितरण किस प्रकार किया जाता है। ओके दोस्तों, खनिजों के वितरण के संबंध में समझाने का प्रयास मैं यहाँ पर आप लोगों को करूँगा। देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। पहला, कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, कुछ अवसादी शैलों में दोस्तों खनिज पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इन तीन शैलों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, आग्नेय जो शैल होते हैं दोस्तों, वे चट्टान, जो पिघली हुई चट्टान होती हैं, वो सामग्री जैसे मैग्मा होता है, लावा सतह को कहते हैं, जो ठंडा होने पर जमने से बनती है। और कायांतरित दोस्तों एक प्रकार की चट्टान है जो पहले से मौजूद आग्नेय अवसादी चट्टान के उच्च ताप, दाब या खनिज समृद्ध तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बनती है। और अवसादी शैल क्या होती है दोस्तों? वे चट्टान है जो अपक्षय और अपरदन से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के जमा होने से बनती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए, खनिज के दो पार्ट मैंने आपको बताया, एक धात्विक और दूसरा आपका अधात्विक। धात्विक जो कौन सी शैलों से बनता है दोस्तों? ये आग्नेय और कायांतरित शैलों से बनता है, जबकि अधात्विक खनिज आपका अपसादी शैल से बनता है। और दोस्तों इनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? मैदानों एवं नवीन वलित पर्वतों के अपसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि चूना पत्थर वगैरह। अब देखिए, अधात्विक खनिजों के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, लौह अयस्क अधात्विक खनिज का उदाहरण है जो उत्तरी स्वीडन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तांबा और निकल भी अधात्विक खनिज का उदाहरण है जो ओंटारियो कनाडा में पाया जाता है। और लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं जो आपके धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिजों के बारे में बता देता हूं दोस्तों। चूना पत्थर आपका फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज आपका जॉर्जिया और यूक्रेन में पाया जाता है। फॉस्फेट अल्जीरिया में। ओके दोस्तों, ये किस प्रकार के होते हैं? अपसादी शैल समूह में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज हैं। देखिए, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर के ही खनिज माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हमें चित्र दिया गया है कि लोहा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है और बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न महाद्वीप और वहाँ पाए जाने वाले लोहा, तांबा और बॉक्साइट के भंडारों को दिखाया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या के स्तर पर देश है वो चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो दोस्तों, चीन और भारत के विशाल लौह अयस्क के निक्षेप यानी कि भंडार हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप भारत के आधे से ज़्यादा जो है टिन का उत्पादन करता है। दोस्तों, चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। एशिया में दोस्तों मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने पूरा वर्ल्ड का नक्शा लगाया है। यहाँ पर मैंने एशिया महाद्वीप आपको दिखाया है, और ये एशिया महाद्वीप के देश हैं इंडिया, चाइना, मंगोलिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यूरोप। यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। यूरोप में लोयस का अग्रणी उत्पादक माना जाता है यूरोप को। यूरोप में दोस्तों रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोयस के विशाल निक्षेप यानी कि विशाल भंडारण वाले देश हैं। और दोस्तों तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, यूरोप के संदर्भ में, यूरोप महाद्वीप पृथ्वी के यूरेशिया नामक बड़े भूभाग का एक खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका छठा स्थान है। ओके दोस्तों, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर अलग करते हैं। आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो यूराल पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, और यह दिखाई दे रहा है आपको कैस्पियन सी। देखिए, इस दोनों के पूरब की तरफ आपका एशिया महाद्वीप है, और जो कि पश्चिम की तरफ आपका यूरोप महाद्वीप पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नवा आपका उत्तरी अमेरिका। ओके दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में बटे हुए हैं, फैले हुए हैं। पहला ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियाई शील्ड में। तो देखिए दोस्तों, ग्रेट लेक के उत्तर की तरफ आपको कनाडियाई शील्ड दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दोस्तों? ये वाला कनाडियाई शील्ड में। यहाँ क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका लोहा का पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियाई शील्ड में है। और देखिए, अपलेशियन पर्वत और पश्चिम की पर्वतमाला में कोयला पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत कौन सी तरफ है दोस्तों? अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र दोस्तों आपका ये वाला आ जाता है। इस तरफ क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका कोयला पाया जाता है। और पश्चिमी कॉरिडोर यानी कि कौन सा एरिया दोस्तों? ये पश्चिमी कॉरिडोर जो वाला आपका एरिया है दोस्तों, इसमें आपका सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप यानी कि विशाल भंडार पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ मैंने मैप लगाया है। देखिए, जो भंडार पाए जा रहे हैं विभिन्न महाद्वीपों में, हिंद महासागर में कौन से पाए जाते हैं, अफ्रीका में कौन सा, यूरोप में कौन सा, कोयला और खनिज के तेल जो हैं वो मैंने यहाँ पर मानचित्र के जरिए दर्शाने का प्रयास किया है। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका। लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन है आपका? दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के यानी कि बेस्ट क्वालिटी के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। जंग जिसमें कम से कम लगती है वो आपका बेस्ट क्वालिटी का लोहा कहलाता है। तांबे के अग्रणी उत्पादक कौन है दोस्तों? चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। और विश्व में सबसे बड़े टिन के उत्पादक दोस्तों ब्राजील और बोलिविया हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस और हीरे के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, वेनेजुएला मिलता है, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में पाई जाती है। यहाँ मैंने दोस्तों चित्र लगा करके आपको दक्षिणी अमेरिका, जिसे इंग्लिश में साउथ अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, उसे मैंने दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे ज़्यादा धनी महाद्वीप है दोस्तों। यहाँ दोस्तों हीरा भी मिलता है, सोना मिलता है, प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। और दोस्तों हरा हीरा जो होता है वो दुर्लभतम हीरे की श्रेणी में आता है। और दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने के एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। और दोस्तों तांबा, लोहा, एस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और दोस्तों तेल की अगर बात करें, अफ्रीका में तेल कहाँ मिलता है? तो नाइजीरिया में, लीबिया में, अंगोला में पाया जाता है। और दोस्तों जो मिनरल्स यानी कि जो खनिज अफ्रीका में पाए जाते हैं, उस चार्ट के जरिए मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये आपका एशिया अफ्रीका का मैंने यहाँ पर चित्र भी लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, अफ्रीका खनिज और तेल संसाधनों में संपन्न महाद्वीप है, जब विश्व के लगभग 30% खनिज संसाधन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं दोस्तों? 30% खनिज संसाधन आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका दोस्तों? बॉक्साइट का। और देखिए यहाँ सोना, हीरा, लोयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के कालगोडी और कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर सोने की खदान है जो कालगुरली में स्थित है। इसको आप देख रहे हैं किस प्रकार से खोद खोद के सोना निकाला जाता है। ओके दोस्तों, देखिए विश्व की प्राचीनतम शैलें
पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात ये शैल आपके निर्मित हुए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका चित्र मैंने यहाँ पर आपको लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विभिन्न खनिज निक्षेपों, पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल जो है यानी कि मात्रा में ज़्यादा हैं के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले का पर्याप्त भंडार है दोस्तों। और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप यानी कि भंडारों का पूर्वानुमान लगाया गया है। लोहेस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया गया। सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, बहुत सारी चीज़ें, निकेल, लीड, टाइटेनियम, यूरेनियम, जिंक, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। पर दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, अंटार्कटिका महाद्वीप में कई प्रकार के खनिज मौजूद हैं, लेकिन इनका खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है दोस्तों? क्योंकि 1998 से लागू अंटार्कटिका संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के कारण। आप लोग इस बात को लिख लेना दोस्तों, क्यों प्रतिबंधित है। 1998 कौन सी सन है दोस्तों? 1998 लिख लीजिए दोस्तों। 1998 से लागू अंटार्कटिका संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के कारण। परंतु दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई रोक नहीं है। उसके पश्चात भी दोस्तों यहाँ से खनिजों को निकालना बेहद महंगा और कठिन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है दोस्तों। रत्नों के लिए, जैसे रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं खनिज, वो कठोर होते हैं दोस्तों। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक के प्रत्येक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में दोस्तों सिलिकॉन प्रयुक्त होता है, जो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, क्वार्ट्ज से। ओके दोस्तों। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उत्पादन ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। अब दोस्तों सिलिकॉन की बात करें, या पॉइंट नंबर 3 में सिलिकॉन दिया गया, तो मैंने जो चित्र लगाया गया है वो सिलिकॉन का ही चित्र लगाया है दोस्तों। बता देता हूँ, सिलिकॉन मुख्य रूप से सिलिका यानी कि SiO2 खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें कॉर्टेज जो होता है मुख्य रूप से रेत जो होती है, जो बोलते हैं ना कॉर्टेज, जिसे बोला जा रहा है कि जो कॉर्टेज से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से रेत जो होती है उसमें शामिल, उससे प्राप्त होता है। ओके दोस्तों। ये पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है दोस्तों, लेकिन ये अपने शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों खनिजों का संरक्षण। खनिज जो है आपके अनवीनकरणीय संसाधन हैं। ओके दोस्तों, इस बारे में मैंने फर्स्ट अध्याय में ही आप लोगों को बता दिया। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है दोस्तों वे संसाधन होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, या फिर यूँ कहें कि दोबारा नवीनीकरण या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और उसकी सीमा जो अगर उस समय की तुलना की जाए या कैलकुलेशन की जाए तो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। ओके दोस्तों। अब देखिए खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानव उपभोग और दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। देखिए खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए शक्ति यानी पावर अथवा ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस। देखिए शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें दोस्तों उद्योग के लिए, कृषि के लिए, परिवहन के लिए, संचार साधनों के लिए, प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो परंपरागत दोस्तों और गैर परंपरागत संसाधन। अब दोस्तों परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत ईंधन आ जाता है और जीवाश्मी आ जाते हैं, और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत दोस्तों सौर ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाती है और ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है। ओके दोस्तों। अब देखिए ईंधन जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। हमारे जो भारत है, भारत 50% से अधिक जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है गाँवों में, वो आपके ईंधन से ही प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? ईंधन से। ओके दोस्तों, 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त की जाती है। अब देखिए जीवाश्मी, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे दोस्तों, और तापमान और दबाव के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे कि दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ओके दोस्तों, ये सारे जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोयला, देखिए दोस्तों, ये जीवाश्म ईंधन है जो घरेलू ईंधन में भी उपयोग में लिया जाता है, उद्योगों में भी इस यूज में लिया जाता है, जैसे लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों में, और दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने में भी लिया जाता है। देखिए दोस्तों, तापीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों कोयला लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है दोस्तों, इसलिए कोयले को अंतर्निहित यानी कि जमीन के नीचे जो था अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में दोस्तों पश्चिम बंगाल का रानीगंज आता है आपका, और झारखंड का झरिया और धनबाद और बोकारो शामिल है। और देखिए विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम दोस्तों, देखिए पेट्रोलियम दोस्तों ये भी आपका जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। इसे तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रों से निकालकर परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहाँ से दोस्तों इससे डीजल बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, मिट्टी का तेल बनाया जाता है, मोम बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाई जाती है और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ स्नेहक का मतलब नहीं समझते होंगे। स्नेहक का मतलब दोस्तों होता है तेल या ग्रीस, जो आपके घरों में शटर वगैरह होती होंगी, दुकानों में, उनमें लगाई जाती है, किसी भी चीज़ को चिकना करने के लिए लगाई जाती है ग्रीस। देखिए पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक ही मूल्यवान होते हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र दोस्तों असम में डिगबोई है, मुंबई में मुंबई हाई है, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। और उत्पादक देशों की बात करें तो इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, और मुख्य उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। रूस से भारत फिलहाल आपका तेल खरीद रहा है, और अमेरिका ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत उस रूस कच्चे तेल को खरीद करके उसको परिष्करणशाला में भेज करके उस तेल का व्यापार कर रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है वर्तमान में, और उस टैरिफ को 100% करने की वार्ता चल रही है। देखिए पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रा, जिसका अर्थ होता है शैल, और ओलियम का जो अर्थ है वो तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस, जो पेट्रोल पाया जाता है वहीं उसके निक्षेप के साथ ही पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ओके दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी किया जाता है, ये खाना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में दोस्तों जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाए जाते हैं। और दोस्तों विश्व के बहुत कम देश हैं जहाँ पर प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। आपके रूस में, नॉर्वे में, यूक्रेन और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जल विद्युत, यानी कि दोस्तों पानी से बिजली बनाना। दोस्तों बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराते हैं, और ऊंचाई से गिराने के लिए उस जल को पहले संग्रहित किया जाता है, और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा जल जो है बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। इससे दोस्तों जल विद्युत उत्पन्न होती है, और ये प्रक्रिया मैंने यहाँ पर चित्र लगा करके आपको दिखाने की कोशिश भी की है। और दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो पानी बचता है उसे कृषि के लिए छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल है दोस्तों, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है, दामोदर घाटी परियोजना है। और दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने इन सभी क्षेत्रों के बारे में आपको बता दिया था ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों पंजाब हरियाणा जो है आपकी भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और गांधी सागर की अगर बात करें तो चंबल नदी पर मंदसौर जो है वहाँ पर ये बनाई गई है। और नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य ये बनाई गई है। और दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुई थी दामोदर नदी पर। झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में ये फैली हुई है। डेट लिख लेना दोस्तों, 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना आपकी विद्युत की जो थी, और झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में ये फैली हुई है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश आपके पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, हमने परंपरागत स्रोत तो दोस्तों देख लिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह वगैरह। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं आपके सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सूर्य की मैं आयु आपको पहले ही बता चुका हूँ 10 अरब साल है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। फिलहाल सूर्य अपनी 5 अरब साल की आयु पूरी कर चुका है, यानी कि 5 अरब साल और बाकी हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है दोस्तों। जहाँ धूप अत्यधिक तीव्र पड़ती है उसका यूज़ करके वो सौर ऊर्जा में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। रोशनी देने के लिए दोस्तों सोलर पैनल लगाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा प्राप्त के लिए सोलर पैनल लगाया हुआ है चित्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का दूसरा उदाहरण आपका पवन ऊर्जा है। दोस्तों पवन कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए ये ऊर्जा कभी आपकी समाप्त नहीं हो सकती है। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है दोस्तों। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं दोस्तों। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूक्रेन, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। सौर ऊर्जा का चित्र भी मैंने लगाया हुआ है आप दोस्तों यहाँ पर, पवन ऊर्जा का किस प्रकार पवन चक्कियाँ लगा करके ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में तीसरा स्रोत है आपका परमाणु ऊर्जा। देखिए परमाणु ऊर्जा दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आपके यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन से ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूरोप है, और भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं, और थोरियम विशाल मात्रा में दोस्तों केरल के मोनोलाइट बालू में पाए जाते हैं। और दोस्तों भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा का मैंने यहाँ आणविक केंद्र है, परमाणु ऊर्जा का केंद्र, उसका चित्र मैंने लगाया हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, महाराष्ट्र में तारपुरा, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर जो है, और उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा। ये भारत के आणविक ऊर्जा संयंत्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। देखिए दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा दोस्तों देखिए, पृथ्वी की अंदर गहराई बढ़ती है, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा की भूसतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होता है, और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। ओके दोस्तों, देखिए ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। और देखिए दोस्तों, वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित हैं। यूएसए से विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है दोस्तों। इसके बाद न्यूजीलैंड आता है, आइसलैंड आता है, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आता है। यहाँ चित्र मैंने लगाया हुआ है दोस्तों परमाणु ऊर्जा का। और यहाँ देखिए मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन किस प्रकार पकाया जा रहा है, भारत का चित्र है दोस्तों ये। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वारीय ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का चौथा ऑप्शन ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का दोहन कह लो दोस्तों, यानी कि निकालना या विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने के बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। दोस्तों बता दूं, ज्वारीय ऊर्जा जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, महासागरों के ज्वार भाटे से उत्पन्न होने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा है, जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। इस प्राकृतिक घटना से उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है।
जिससे बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों, और ये ऊर्जा साल भर और हर दिन उपलब्ध रहती है। ओके दोस्तों, देखिए ज्वारीय ऊर्जा का चित्र लगा करके भी मैंने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, बायोगैस, बायोगैस को साधारण शब्दों में बता देता हूँ दोस्तों। पहले देखिए, बायोगैस जो है ये गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम है। ये जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न एक स्वच्छ दोस्तों, प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल एक दोस्तों ज्वलनशील गैसीय ईंधन है, जिसमें दोस्तों मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब अगर दोस्तों मीथेन की मात्रा पूछने बैठें तो 55 से 65% तक दोस्तों इसमें मीथेन पाई जाती है, और कार्बन डाई की मात्रा अगर पूछने के लिए बैठे दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 35 से 44% तक पाई जाती है। ओके दोस्तों, देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, इनसे सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी किया जाता है, यानी जैविक खाद भी मिलती है, जो कि रासायनिक खाद से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल आपको हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी के कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।